टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया नियम आज और साथ ही 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से जयपुर परकोटा क्षेत्र की एक गंभीर जन समस्या को सदन के समक्ष रखा गया। जयपुर शहर में अनेक मस्जिदों पर निर्धारित मानकों से अधिक ऊंची मीनारों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाने तथा उनकी आवाज निर्धारित सीमा से कहीं अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों को प्रतिदिन भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रातः लगभग 4 बजे से ही अत्यधिक तेज ध्वनि में प्रसारण आरंभ हो जाता है, जिससे आम नागरिकों की नींद प्रभावित होती है। इस अत्यधिक ध्वनि के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और साथ ही एवं बीमार व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित है। रमजान के महीने में यह ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित लोग और साथ ही यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है जब मस्जिदों से होने वाली ध्वनि की तीव्रता सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक हो जाती है। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार संबंधित मस्जिदों पर लगाकर लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का आग्रह किया गया है, किंतु कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक माहौल भी प्रभावित होता है। स्वयं मेरे द्वारा भी इस विषय में अनेक बार शिकायतें दर्ज कराई गई, परंतु अब तक इस विषय में कोई भी ठोस एवं कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। ध्वनि प्रदूषण न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन है। अतः मेरा माननीय सरकार से आग्रह है कि इस विषय में नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाए। मस्जिदों सहित सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित मानकों में सुनिश्चित की जाए तथा जयपुर शहर की जनता को भी ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाई जाए। और साथ ही जनहित सर्वोपरि है और कानून सभी समान रूप से लागू होना चाहिए। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां जनपद अलीगढ़ थाना चंडोस के अंतर्गत रेखा किन्नर वाली गली में हापुड़ की मंतशा उर्फ गुल्लू को उसके शहर शाहरुख ने, आपको बता दें, उसके शौहर शाहरुख ने ईंट से कुचलकर मार डाला, मौके से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने मौके से शाहरुख के अब्बू चमन को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित खालिद ने बताया कि मेरी भतीजी की शादी चंडोस में ही की थी और शादी को 2 वर्ष बीत चुके हैं। वहीं दहेज को लेकर मेरी भतीजी के साथ आए दिन मारपीट करता था और रात्रि में मेरी भतीजी की हत्या कर दी गई है और परिवार मौके से फरार हो गया है। और साथ ही पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और पुलिस ने मामले का पंजीकृत भी करके आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अवगत कराना है कि दिनांक 29 जनवरी 2026 थाना चंडोस ग्राम नगला पदम से समय करीब शाम 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बम्बे के किनारे खेत में एक महिला का शव है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, उनके द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए। शव के शिनाख्त हेतु एवं घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। चंडोस में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिक है। क्या मामला हुआ है? मेरी बहन है, यहाँ पर बहन भी आई है मेरी चंडोस में। अब जो उसका दूल्हा है वो सब परेशान रख रहा खूब, तो हमारे यहाँ से मोहल्ले में से चंडोस के मोहल्ले में से हमारे पास फ़ोन भी जाकर रहा कि ऐसे तुम्हारी बहन को ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसे तुम यहाँ से ले जाओ, मार देंगे इसे। तो हम यहाँ पर कल आए उसे देखने को, तो वो तो हमें मिली ना। हमने उनसे पूछी वहाँ पर कि भी वो हमारे गुल्लू भाई वो कहाँ हैं, बहन कहाँ हमारी, तो उन्होंने कहीं ना बिल्कुल अभी गए, दोनों घूमने गए शॉपिंग करने को, और वो परसों रात उन्होंने मार भी दी उसको। किस मामले को लेकर हत्या की गई है? हत्या लेकर इस मामले को की गई है, कभी दहेज मांगे है, कभी कुछ मांगे है, कभी कुछ मांगे है। लॉकडाउन में शादी हुई, लड़की के माँ पापा ना है, माता पिता ना है लड़की के, दहेज मांगे है, कभी कुछ करवावे उससे, कभी कुछ करवावे, गलत कामों को भी ले जाकर उसे। कितने बच्चे हैं उस पर? 2 बच्चे, एक 4 साल का बच्चा, एक 1 साल का बच्चा बालक है। तो ये दोनों बेटे हैं। ये हत्या परसों करी गई है। ये लगा लो उसकी डिमांड भी ऐसे पूरी करी गई है जैसे उसके ना माँ है ना बाप है, उसका एक छोटा भाई है 8 से 10 साल के बीच का। बस ये है हमारी गली मोहल्ले की जैसे बेटी है। इस बेस पे हम पे जो बन पाया हमने मिलाकर उस सबसे पहले उसे 50,000 रुपये भी दिए, अब से 2 साल पहले, और अब भी उसके बाद इसकी यही डिमांड हुई पैसे के ऊपर
गाड़ी के ऊपर बात आती है, यही बात आती है उसकी जब भी आती है ना, मारपीट ने इतनी गंदी तरीके से मारता बेइंतहा, बहुत ही ज़्यादा मारेगा। क्या नाम है आरोपी का? शाहरुख नाम है आरोपी का। कहाँ का रहने वाला है? चंडोस। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, हमें जो इसके जो बेटी के साथ में जो इतना गलत हुआ उसे जान से मार दिया, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए जो उसे बिना भाव मुझसे मारा है। ये कब की घटना है? ये घटना की तो हमें पूरी पता नहीं चल पाई। हम तो जब लड़की की हमें पड़ोसी से फ़ोन गए थे, हम तो खाली रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में गए, चंदोस थाने में। वहाँ जाके पता चली यहाँ एक डेड बॉडी आई हुई है। उसे देख के हमने पहचान करी। पहचान करने के बाद में हमने बताया ये हाँ जी हमारी बच्ची है। ये पता चल पाया हमें तो ऐसे। ना तो हमें ये भी नहीं पता था, उसकी माँ ने और बहन ने जो हमें ये बता के भेज दिया नू जी लड़की को जो उसका वो हस्बैंड लेकर घुमाने गया हुआ है, नू तुम चले जाओ, कल या परसों में मैं खुद लेकर आऊँगी बेटी को तुम्हारी को, नू चाहो तो मैं रुक जाऊँगी 10 दिन 15 दिन। हमने यही बात कही, मैं कोई ना आप तो मेहमान हो हमारे साथ 10 दिन के 20 दिन रुकना हमारे घर पे। हमने ये कह के हम चल दिए। बस वो है गली मोहल्ले वालों ने निकलने के बाद में फ़ोन करते हैं नू भैया आप बेटी को ले जाओ, ये मार ही देंगे, इतने गंदे आदमी हैं। तो उसके साथ कब मारपीट की गई है? ये तो जब से शादी हुई है, शादी से ये लगा लो 6 महीने बाद 7 महीने बाद ये मारपीट हो चुकी है। कितनी दफ़ा वो घर पे भी जा चुकी है और लड़का जाके हमारे सामने रो पीटता है, पैरों में भी गिरा। तुमने इस वेश में मान लिया मैं चलो यार घर बसाने वाली बात कर रहा है लड़का। तो अब किस तरीके से हत्या की गई है उसकी? जो लड़की की हत्या की गई है, अब जो हमने देखा उसकी गर्दन भी तोड़ रखी है, पूरी चेहरे का नाश कर रखा है, ईंटें बजा रखी है उसके चेहरे पे, मुँह पे यहाँ तक कि तेजाब डाल रखा है, एसिड। अब चाहते क्या है आप? हम तो यही चाहते हैं देखो उसने जितनी बेरहमी से इसे मारा है उसके साथ उसे सजा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त। कौन सा थाने का मामला है? ये चंदोस थाने का मामला है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हापुड़। शाहजहांपुर के खिरनी बाग मैदान में आज दर्जनों आशा और साथ ही आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर हुए इस धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्तियों ने अपनी वर्षों से लंबी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी जताई है और साथ ही प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा है। इसके साथ ही कार्यकर्तियों ने मांग की है कि न्यूनतम वेतन लागू होने तक आशा कर्मियों को 21,000 और आशा संगिनी को 28,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए तथा अन्य कार्यों की उत्प्रेरणा राशि का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि सुनीता त्रिपाठी ने कहा है हम सालों से स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे हैं लेकिन आज तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारा धरना राज्य स्तर से हो रहा है, 1 दिवसीय धरना है अपनी मानदेय की मांगों को लेकर के। जो हमारी प्रतिपूर्ति राशि पे हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार पैसे भेजती है लेकिन हम लोगों तक वो पैसा नहीं आ रहा है। आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं उस पर कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आभा ID बन रही है उस पर कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक सीबैक फॉर्म हो गए। इनका जो छोटे छोटे मद हैं काम तो इन्होंने 57 मद दे रखे। एक तरफ सरकार कहती है कि आशा सोशल वर्कर है। आप बताइए जब आशा सोशल वर्कर है तो उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां क्यों? स्वास्थ्य सेवाएं जितनी जमीनी स्तर से सारी आशाएं, अगर आज पूरे प्रदेश की आशा बैठ जाए, पूरे राष्ट्र की आशा बैठ जाए तो स्वास्थ्य का क्या हाल होगा स्वास्थ्य विभाग का पता नहीं। लेकिन उसके वेतन नाम से इन लोगों सौतेला व्यवहार करते हैं। हमारी यही मांग है कि हमारी आशाओं का और हम लोगों का जो है ये प्रतिपूर्ति राशि हटा दे और सीधा मानदेय कर दे। मानदेय फिक्स करें, जो हमारा बीमा है बीमा करे और जो हमारी मातृत्व अवकाश है वो भी हमको दिया जाए। चाहे ये संविदा पे करे चाहे ये परमानेंट करे, कुछ भी करे हमारा फिक्स मानदेय करना चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा रहा है और अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पिपरवार स्थित विश्व विख्यात बौद्ध सपूत गए। इसके बाद 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित सिद्धार्थनगर महोत्सव में शिरकत कर लोगों को संबोधित भी किया। महोत्सव के मंच से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार सिद्धार्थनगर महोत्सव में आए और भविष्य में यहाँ आते रहेंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देहनसा गाँव पहुंचे हैं जहाँ उन्होंने जन चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है और
साथ ही सरकार विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित सिद्धार्थनगर के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, मनरेगा योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से इस योजना में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वहीं राजनीतिक सवालों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब इन दलों का कोई भी वर्चस्व नहीं बचा है। और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जनता पार्टी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे भी सरकार बनाएगी। मुझे की ये धरती है, पिपरावा जाने का अवसर मिला, जहाँ से पवित्र अवशेष खनन के माध्यम से प्राप्त हुए। उन पवित्र अवशेषों को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में जाने का कार्यक्रम बना। करोड़ों लोग पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, जो भगवान विश्व में शांति का, करुणा का, अहिंसा का संदेश देने वाले, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बहुत अगाध श्रद्धा है और मेरी तो अटूट श्रद्धा है ही। और सिद्धार्थनगर में पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावना है। यहाँ पर डिमांड की गई है कि पवित्र अवशेषों को यहाँ पर रखा जाए, जिससे दुनिया भर से जो पर्यटक हैं वो सिद्धार्थनगर पिपरावा भी यहाँ में। तो हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि कैसे सिद्धार्थनगर के सांसद जी की, यहाँ के विधायक जी की, यहाँ के संगठन के लोगों की, यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। उसके बाद मुझे सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 फिर ग्राम चौपाल में जाने का मौका मिला। पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के साथ भी बैठ करके चर्चा करने का मौका मिला। और अब यहाँ पर भी आप सबके साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं आप सबको यहाँ जरूर कहूंगा कि सिद्धार्थनगर में अभूतपूर्व संभावना है। अभी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, यानी पिछड़ा जिला है, लेकिन अगड़ा जिला बनने में बहुत देर नहीं है। डबल इंजन सरकार का खजाना सिद्धार्थनगर के लिए खुला हुआ है। हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित सिद्धार्थनगर के लिए काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त सिद्धार्थनगर के लिए संकल्पित है। और इस दिशा में हमारी सरकार ने बड़े और बड़े कदम उठाए हैं। मनरेगा की जगह विकसित भारत, जी राम जी जो अधिनियम आया है, इससे गांव का सर्वांगीण विकास होगा, अस्थायी विकास होगा। और जो भ्रष्टाचार के दानव के रूप में मनरेगा ने 12 लाख करोड़ निकल लिए, लेकिन न तो गांव में विकास हुआ, न श्रमिकों के जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ। आने वाला समय बहुत ऐतिहासिक होगा। हमें 2014 से लगातार सिद्धार्थनगर की जनता का आशीर्वाद लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में प्राप्त हो रहा है। 2027 में भी हमें पूरा विश्वास है कि हम 2017 की विजय को दोहराएंगे और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार किया, उससे कुछ अधिक सीटें हम लोगों की तुलना में कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने जीती, लेकिन इनके दुष्प्रचार की जानकारी जैसे ही जनता को हुई, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में कांग्रेस सहित इनके कुनबे का, इनके इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। और 2027 में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। उनका पीडीए फर्जी है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के संरक्षक हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, जनता के बीच में रहता है। इसलिए हमारी पार्टी
आने वाले समय में भी सफलता प्राप्त करें। सर, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार 40 दिन के अंदर हिंदू होने का प्रमाण दें। देखिए, परम पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उनके किसी सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके अलावा कोई जवाब किसी आचार्य, किसी शंकराचार्य, किसी महामंडलेश्वर, किसी संत के बारे में कोई पूज्य संत देंगे, मेरा देने का काम नहीं है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है। विपक्ष हर बार हंगामा करता है कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं होता है। इस बार क्या महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बजट जब आएगा तो आप जब बजट आएगा तब आपको ही नहीं, विपक्ष को भी मतलब चकाचौंध होने लगेगा कि बजट जितने आए उसमें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक हिस्सेदारी मिली है। हमारे प्रदेश में हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, अधिकतम एयरपोर्ट, अच्छे रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, सब इतना ज्यादा कनेक्टिविटी हुई है जिससे विपक्ष का अपना राजनीतिक भविष्य जब खतरे में आता है तब इस प्रकार के सवाल उठे। सर, योगी जी के कैबिनेट में जो बांग्लादेश हिंदुओं को बसाने की जो फैसला ली गई, क्या कहना चाहेंगे? अरे, हम ही लोग कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में फैसला लिए तो अभिनंदनीय, वंदनीय और स्वागत योग फैसला है। लेकिन उसके साथ एक और मैं बता दूं, 15 लाख से अधिक हमारे, चाहे वो बेसिक के, प्राथमिक के हों, जूनियर के हों, माध्यमिक के हों, उच्च के हों, जो शिक्षक, जो शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, जो रसोइया तक को सम्मिलित किया गया है, उनको 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने का कल कैबिनेट ने फैसला लिया। यूजीसी पे जो कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है सर, उस पर क्या कहना? उसमें कुछ बोलने की क्या जरूरत है? माननीय टिप्पणी नहीं आई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो यूजीसी ने वो निकाला था बजट, उसको उसमें रोक लगाई है, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सर, 9 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बना रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन। कब सिर्फ मामला है, यूजीसी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन, गुंडों से युक्त, अपराधियों से युक्त, गरीब का उनको ध्यान नहीं, नौजवान का ध्यान नहीं, महिलाओं का ध्यान नहीं। दावा करें कि पीडीए में 27 में पीडीए ही सरकार बनाएगी। दावा तो 2014 से कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे मुलायम सिंह जी, 17 में फिर सरकार बनाएंगे, लेकिन उनके दावे में दम नहीं है। भाजपा की दमखम के साथ जनता के बीच में सेवा भी कर रही है, सफलता भी प्राप्त कर रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर रंगबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ है। एक दिन अभियान चलाकर पुलिस ने 9 बुलेट मोटरसाइकिल को किया है सीज और साथ ही 9 बुलेट मोटरसाइकिल चालक मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज निकालकर मचाते थे सड़कों पर उत्पात। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा ऐसे रंगबाजों की वीडियो बनाकर की जा रही थी वायरल। एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। अभियान में 9 बुलेट मोटरसाइकिल की गई सीज। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसे ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहांपुर में मेदांता हॉस्पिटल ने इसी सवाल को लेकर एक खास जागरूकता अभियान चलाया। आपको बता दें कि शरीर भले ही बाहर से फिट दिखे, वजन भी कंट्रोल में हो, लेकिन क्या दिल सच में स्वस्थ रहता है? यही सवाल था जिसे लेकर शाहजहांपुर में मेदांता हॉस्पिटल ने इस सवाल को लेकर एक खास जागरूकता अभियान चलाया है, जहां डॉक्टर ने बताया कि दिल की बीमारी के करीब 50% मामलों में शुरुआती लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं। और वहीं शुक्रवार को शाहजहांपुर में मेदांता हॉस्पिटल की ओर से दिल दिमाग और जांच में जुड़ा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आम लोगों को बताया गया कि केवल बाहर से फिट दिखना सेहत की गारंटी नहीं है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर वे मोटे नहीं हैं तो उन्हें दिल की बीमारी नहीं हो सकती, जबकि सच्चाई ये है कि हार्ट डिजीज के लगभग 50% तक मामलों में शुरुआती लक्षण नहीं नजर आते हैं और कई बार 60% तक ब्लॉकेज होने पर भी मरीज को कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। साथ ही डॉक्टरों ने बताया कि सीने में दर्द या जलन को गैस समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय रहते जांच न होने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस दौरान रेडियोलॉजी और आधुनिक इमेजिंग जांच के महत्व पर भी जोर दिया गया। डॉक्टर रोहित अग्रवाल ने बताया कि आधुनिक जांच तकनीकों से बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही उसकी पहचान संभव है। एक तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम बहुत कर रहे हैं
और हर डिस्ट्रिक्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हार्ट चेकअप के लिए हैं बहुत, जिसमें कि हमने बताया ना कि डिज़ीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए, इसको जब उसको बहुत सिम्टम नहीं है उस स्टेज में पकड़ने के लिए हम लोग की कोशिश है। उसमें स्क्रीनिंग का हमारे पास प्रोग्राम है, इफेक्टिव प्रोग्राम है। 4,000-5,000 रुपीज़ का एक पैकेज है जिसमें कि वो टेस्ट करके हम उसको अर्ली स्टेज में स्क्रीन करते हैं। शाहजहांपुर आने का क्या उद्देश्य था? जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में नहीं आएगा और पब्लिक उसको नहीं समझेगी तो वो कहीं भी पहुंचेंगे उस इलाज में देर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि पेशेंट ऐसी जगहों पे जहाँ पूरी फैसिलिटी नहीं है, वो बड़े शहरों की तरफ, लखनऊ की तरफ, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट चाहे कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर देर से जाएंगे तो इमरजेंसीज़ में उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना। तो ये मैसेज बाकी हम कर रहे हैं, ये टेक्निक कर रहे हैं, ये सुविधाएं हैं, मालूम है आपको, उसको और एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। और बेसिक पर्पस जो है वो यही कि इन बीमारियों को अर्ली स्टेज में, गोल्डन पीरियड में अगर स्ट्रोक को और हार्ट अटैक को नहीं पकड़ा या ब्रेन ट्यूमर को लेट स्टेज में पकड़ा, जब पैरालिसिस हो गई तो फिर उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे। तो आपके थ्रू हमारा एक मैसेजिंग है, रिक्वेस्ट ये है कि पब्लिक तक अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर को पकड़ने के लिए जो सिम्टम्स हम लोगों ने बताए हैं उसको पब्लिक जाने और रिस्पॉन्ड करें। शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी ही मुख्य आरोपी निकली है। पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये घटना पुमाया क्षेत्र के भटपुरा चांदू गाँव की है, जहाँ बीते दिन एक गाँव निवासी 30 वर्षीय बलराम का शव उसके घर में चारपाई पर पड़ा मिला था। मृतक के भाई राजू की तहरीर पर पुलिस ने जाँच शुरू की थी, जिसमें सामने आया कि बलराम की पत्नी पूजा के अपने भांजे आदेश से अवैध संबंध थे, जिनका बलराम लगातार विरोध कर रहा था। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी पत्नी पूजा ने बताया कि वारदात के वक्त उसके प्रेमी और एक अन्य साथी ने बलराम के पैर पकड़े थे, जबकि उसने खुद धारदार हथियार से पति के गले पर कई बार वार किए थे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला सोशल मीडिया पर रील बनाने की शौकीन थी और इसी दौरान उसके अवैध संबंध बने थे। विरोध करने पर उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। जो हत्या हुई थी पति की, जिस तरह के आरोप लगे थे भांजे पर, किस तरह का खुलासा पुलिस ने? ये थाना पुमाया में दिनांक 29 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उसके भाई की हत्या उसके भाभी ने उसके भाई के भांजे और अन्य व्यक्ति के साथ, 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कर दी है रात्रि में। इस संबंध में घटना के खुलासे के लिए SPRA और CO पुमाया के निर्देशन में कई टीमें बनाई गई और इंस्पेक्टर पुमाया द्वारा अतिशीघ्र इसका खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, मृतक के भांजे और एक अन्य सहयोगी रामचंद्र, ये भांजा और सहयोगी इसके हरदोई में रहते हैं, और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आला कत्ल जो कि हसिया है वो बरामद की गई है। और पूछताछ से ज्ञात हुआ कि जो मृतक की पत्नी थी और उसका भांजा था, उनके मध्य अवैध संबंध थे जिसका वो विरोध करता था, और इसी विरोध के कारण इन लोगों ने मिल करके उसकी 28/29 की रात्रि में हत्या कर दी थी। पत्नी ने हत्या की थी, भांजे पर पूछताछ में तो यही पता लगा है कि जो भांजे उसके सहयोगी थे उनके द्वारा
मृतक के पैर पकड़े गए थे और उसकी पत्नी द्वारा उसका गला रेता गया था। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में आपको बता दें लिटफेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं भाजपा सांसद भोजपुरी गायक मनोज तिवारी। बनारस की संस्कृति को लेकर बोले, बनारस की संस्कृति बहुत ही मस्त है, काशी में मेरा गहरा लगाव है। वाराणसी लिटफेस्ट को लेकर बोले, इस तरीके के आयोजन फ्यूचर बनाने में सहायक होंगे और इस तरीके से आयोजन में जेन की जा और साथ ही हिस्सा लेना देखकर अच्छा लगता है। इतना अच्छा सिस्टम काशी में आयोजित हो रहा है, इसके लिए आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ। बजट को लेकर बोले, नरेंद्र मोदी के विश्वास को टूटने मत देना। मैं विश्वास दिलाता हूं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कुछ उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन विश्वास मत डगमगाने दीजिए। साजिश करने वाले लोग शांत नहीं बैठते हैं, तुम डाल तो मैं पात। यूजीसी को लेकर बोले, जो भी खामियां आई हैं मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने उसको रोका है। कल तक जो लोग हमें प्यार करते थे वहीं आज लोग हमें गाली दे रहे हैं। मैं विश्वास दे रहा हूं अगर त्रुटि हुई है तो उसमें सुधार अवश्य होगा। लेकिन बनारस लिट फेस्ट जब होता है, इसमें इतनी तैयारी के साथ, इतने अच्छे साउंड सिस्टम के साथ, बड़े क्वालिटी पीपल जब सुनते हैं, जेनजी सुनती है, तो हम फ्यूचर का बनारस बनाने में सफल होते हैं। इसलिए मैं बनारस लिट फेस्ट के सभी आयोजकों को, दीपक मधोक जी को, अमित सेवारमानी जी को, ब्रजेश जी को, इन सब लोगों को बड़ा हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये हर साल होते रहना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना। बजट आ रहा है, बजट पे क्या 1 तारीख को बजट पेश होने वाला, यूनियन बजट, क्या कहेंगे? मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास बनाए हुए हैं, उस विश्वास को कोई भ्रम से हिलाता है तो हिलना मत मेरे भाई, क्योंकि मैं 12 साल के अनुभव से बोल सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की नीति नियत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ाने की, लेकिन साजिश करने वाले तो करेंगे। इसलिए आज मैंने मंच से भी कहा कि छोटे मोटे जो ब्रेकर्स आते हैं, तू डाल तो हम पात, साजिश करने वाले लोग चैन से नहीं बैठे हैं। और मैं यूजीसी एक्ट में जो भी खामियां आई, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको रोका। लेकिन दोस्तों याद रखना, इतना तीव्र विरोध के पहले याद रहे कि वो संसद का बना कानून नहीं था। हम कानून बनाने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो कानून का संशोधन कर देंगे जी। इसलिए वही लोग जो कल तक हमें बहुत प्यार करते हैं, अचानक जब गरियाने लगते हैं, तो मैं बोलता हूं भाई विश्वास रखो। आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। और यूजीसी पे भी आपने देखा है, अगर त्रुटि हुई है तो हम उसको ठीक से सुधार करके आगे। भैया जो सांसद जी आप एक सांसद के साथ एक लोक कलाकार भी हैं और इस समय जेनजी की पूरे दुनिया में धूम मची है, तो भोजपुरी को लेकर के जेनजी को क्या संदेश देंगे? आज हमने कहा मंच से भी और आपके सामने भी कहते हैं कि जेनजी को मैं बोलूँगा, पहले तो अपनी रीजनल लैंग्वेज को थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा प्यार दे, थोड़ा सम्मान दे, थोड़ा अंगीकार करे। और जब वो अंगीकार करना शुरू करेगी ना, तो जो कभी कभी वल्गर लोग गा देते हैं, उल्ट पुल्ट गा देते हैं, वो सारी चीज़ों पे अंकुश लगेगा। और अभी भोजपुरी का, चूँकि मैं भोजपुरी अवधि क्षेत्र में हूँ, काशी का क्षेत्र में हूँ, अभी हमहन के गोल्डन पीरियड आवल बाकी हो। और आज जो बनारस लिट फेस्ट में हम देखले बानी, हमरा पूरा विश्वास हो कि हमन के भोजपुरी, अवधी, मैथिली, ये सब भाषा अभी बहुत ऊपर जाए वाला बा, कहे कि जेनजी के उसे प्यार। ठीक। एक आखिरी सवाल है
शंकराचार्य आज काशी में हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू का प्रमाण पत्र मांगा है और ये भी कहा, चेतावनी दी है कि यदि 40 दिन के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ हिंदू का प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए तो उनको जो है हिंदू धर्म से ही निकाल दिया जाएगा। देखो, योगी आदित्यनाथ जी, उनसे अगर आज कोई हिंदू होने का प्रमाण मांगता है तो फिर उसके भी हिंदू होने में बहुत संदेह। ठीक है, थैंक यू। अब आइए, गंगा तट पे मंदिरों में ये तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन बनारस लिट फेस्ट जब खबर सीतापुर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में हुई विवाहिता की मौत के बाद मायके वालों ने किया जमकर हंगामा। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया था दहेज में 10 लाख नकद ना देने पर बेटी की हत्या करने का आरोप। विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को सड़क पर रखकर परिवार ने लगाया जाम। आरोपी ससुराल वालों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के लड़की के मायके वाले। जनपद के सरदरपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। काहे के लिए धरना कह रही हो, क्या चाहती हो भाई? प्रशासन हमारे साथ क्या करे? हम सबका हिसाब चाहिए वहाँ कि तुरंत भागे का है बच्चा। मतलब किसी को दिखाया नहीं गया। हाँ, किसी को नहीं दिखाया। पोस्टमार्टम अच्छा, हम लोगों के सामने पैसा बहुत ज्यादा भर दिया गया। हाँ, यहाँ हमारे लोग गरीब लोगों को सुनवाई नहीं हुई सर। हाँ, सुनवाई हो नहीं पाई। हाँ, 24 घंटा से पुलिस पकड़ भी नहीं रही उसको। अच्छा, कुछ बता रहे लाश के साथ गायब रखा है। अच्छा, लाश गायब रखा है। लाश तो अब आ गई है लाश। आप सर आए हैं तो वहाँ रिपोर्ट क्यों भेज दिया? मतलब पोस्टमार्टम के साथ में कोई परिवार वाला नहीं गया? किसी को साथ दिखाया नहीं गया। अच्छा, अपने आप मर्जी से किया, किसी के दर्शन नहीं हुआ। सर भेज दिया तो गरीब लोग एक महिला सर, यहाँ हमारे गरीबों को सुनी नहीं गया आज तक। वो ड्राइवर किसी को ढूंढा नहीं गया आज तक सर। पैसा के आगे कोई गरीब की सुनी नहीं जाती। खाने में गए तो कोई नहीं सुना। और हम लोग जनता वाले हैं, इसलिए यहाँ हम लोगों को आना कर पड़ा। पुलिस तो कह रही कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे सर, वो आशा खा के खाली लेस पोत रहे सर। कोई कुछ नहीं करता है सर। यहाँ क्यों लेने लगाते? यहाँ क्यों मारते सर? तो कल देने, अभी तक 24 घंटा हो रहा है तो कल तक लाश आ जाए चाहिए। लवारिश न करते तो हम लोग ऐसा नहीं, सुबह से कल से नहीं सुबह परेशान है। ये लोग यहाँ नहीं आते। हमको सर कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए बस। हमको न्याय चाहिए बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम बस बात खत्म है, हमको न्याय चाहिए। गरीब है। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में जिला जज डीएमएसपी ने जेल का किया निरीक्षण। जेल परिसर में सब कुछ मिला सामान्य। बंदियों से वार्ता कर निराकरण के दिए निर्देश। फीता काट कर किया है केंद्र का उद्घाटन। निरीक्षण के दौरान जेल अधिकारी रहे मौजूद। खबर कानपुर से है, जहां बिठूर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का खुलासा। 3 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। थाना बिठूर क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है पुलिस ने और साथ ही पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ड्रोन कैमरों की मदद से पहले इलाके की रेकी करते थे और पूरी जानकारी जुटाने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान, घटना में प्रयुक्त औजार एवं चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई है।
ये तीन नकबजन थाना क्षेत्र बिठूर से इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके जो नाम है मुकेश राजपूत, आकाश राजपूत और सूरज। ये तीनों मूलतः जनपद थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं और ये अभ्यस्त शातिर किस्म के अपराधी है। तीनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन लोगों को जब पकड़ा गया तो इनके पास से काफी भारी मात्रा में चोरी के जो सामान है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें से जो व्यक्ति है आकाश राजपूत उर्फ ढिल्ला, ये पहले भी कई बार चोरी में जेल जा चुका है और ये इस पूरे गैंग का एक तरह से गैंग लीडर है। इन लोगों के पास से जब तलाशी ली गई तो इनके पास से गैस कटर बरामद हुआ। इनके पास से एक ड्रोन कैमरा भी बरामद हुआ जिससे ये लोग ड्रोन से सर्विलांस से ये लोग मॉनिटरिंग करते थे, देखते थे कि किस घर की छत पे क्या है। प्लस गैस कटर से ये लोग जिस घर में ताले बंद रहते थे गैस कटर से लोग ताला भी घर में काट करके चोरी को अंजाम देते थे। जिस गाड़ी से ये लोग रेकी करते थे और जो गाड़ी ये लोग घटना में प्रयोग करते थे वो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है, जो सेकेंड हैंड गाड़ी है और इन लोगों ने परेड थाना क्षेत्र कोतवाली से इन लोगों ने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा था। अभी तक जो फिलहाल जो घटना का अनावरण हुआ वो तीन प्रमुख घटनाएं हैं जो थाना क्षेत्र बिठूर की हैं। इसमें दो घटनाएं थी जो अभी 21 तारीख को हुई थी। एक घटना 4 नवंबर की है। जो 4 नवंबर की घटना थी उसमें करीब 7.5 लाख कैश और लगभग 5-5.5 लाख की ज्वेलरी गायब होना बताया गया था। तो इसमें से काफी भारी मात्रा में इन लोगों के पास से सामान की बरामदगी हुई है। कुछ फोन्स की बरामदगी हुई है, स्मार्ट वॉचेस की बरामदगी हुई है, कुछ ज्वेलरीज हैं वो बरामद की गई हैं और इन लोगों के पास से कुछ चोरी का जिस असलहे से ये लोग चोरी करते थे, जो संबल और जो पेचकस वगैरह वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इन सभी का डिटेल में इंट्रोगेशन किया गया है, डिटेल पूछताछ की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष इन सबको प्रस्तुत करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। लगभग कितने की चोरी होगी? ये चोरी ऑल इन ऑल जैसा अभी इंट्रोगेशन डिटेल पूछताछ में आया, क्योंकि ये सब अभ्यस्त अपराधी थे, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि लगभग ये विगत 3-4 महीनों में ये लोग लगभग 35 से 40 जगह पर ये लोग चोरी कर चुके हैं और ये लोग इसी अपराध में ये लोग लिप्त हैं और कोई अन्य व्यवसाय इनका नहीं है। ये लोग मात्र केवल चोरी करते हैं और जहां पर ये लोग रहते हैं, जहां पर इन्होंने अपना निवास जहां पे करते हैं वहां पर इन लोगों ने इसी चोरी के पैसे से जो है एक मकान भी बना रखा है, कुछ जमीनें इन लोगों ने ली हैं। जो अभी डिटेल्ड हम लोग अभी जो पूछताछ करके जो चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी इन सभी के विरुद्ध, क्योंकि अच्छा इनका आपराधिक इतिहास है और ये अभ्यस्त अपराधी है, शातिर किस्म के अपराधी है। इनके विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। ये 3 लोग हैं, कितने साल और इतना लंबा काम ये 3 लोग नहीं कर सकते? अभी जो हमारी जो इनिशियल जो पूछताछ है उसमें इन्हीं 3 लोगों का नाम संलिप्तता और नाम प्रकाश में आया है। शेष इनके जो मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं वो देखा जाएगा, यदि और किसी की संलिप्तता होगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के अलावा और भी चोरी नवादा मूल निवासी ये लोग मैनपुरी के हैं। आसपास के जनपदों में भी ऐसा इनका कहना है कि आसपास के जनपदों में भी इन्होंने कार्रवाई की है। अभी हम लोग अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे अभी बहुत सारी चीजें अभी हमें नहीं पता है, जो इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम उसको पता करने का प्रयास करेंगे और आगे की कार्रवाई में उसको सम्मिलित करेंगे। सैदपुर में 2 पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सरौरी के पास हुआ है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव आपको बता दें कि कुर्वी के रहने वाले विनोद 30 वर्षीय पुत्र पप्पू दूध की गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता आ रहा था। शुक्रवार की सुबह वह दूध लेकर बगरैनी से सैदपुर की ओर आ रहा था। वहीं बगरैनी का रहने वाला अकबर 25 वर्षीय पुत्र मस्सू सैदपुर से वहां पर मुर्गी पिकअप में लादकर बिजनौर की वहां पर आपको बता दें कि बगरैन की ओर जा रहा था। दोनों पिकअप जैसे ही सरौरी गांव के पास पहुंची कि आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों गाड़ियों के पटखच्चे उड़ गए। चालक अकबर गाड़ी की केबिन में फंस गया जबकि विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने केबिन काटकर चालक को बाहर निकाला है और सीएचसी भेज दिया है, जहां विनोद का मृत घोषित उसे कर दिया गया शव को, और जबकि अकबर को जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उसका इलाज चल रहा है।
इटावा शहर के थाना कोतवाली के अंतर्गत ईदगाह के पास स्थित मकान में गुरुवार दोपहर पूजा के दौरान जलाया गया दीपक अचानक गिर गया। इससे आग तेजी से भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया और जिससे घर में मौजूद परिवार के सदस्यों के बीच अफरा तफरी मच गई और साथ ही आग की चपेट में आने से घर के बुजुर्ग मुन्नी लाल और उनके 2 पौत्र गगन तथा हर्ष गंभीर रूप से झुलस गए हैं। परिजनों को आसपास के लोगों ने साहस दिखाते हुए तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को दी गई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा सारा फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर और अन्य घरेलू सामान जलकर नष्ट हो चुका था। झुलसे बाबा मुन्नी लाल और दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आग लगी है, कहाँ आग लगी है, कितनी आग थी, कितने वाहन दमकल के यहाँ पर आए मौके पर? मुझको आज आप लोगों को हम ये संज्ञान में डाल दें कि मेरी ड्यूटीज में जो 112 PRB होती है उनको अग्निशमन के संबंध में पढ़ाने के लिए मुझे ड्यूटी लगी थी। मैं उस समय क्लास में था और मुझे इंस्पेक्टर साहब द्वारा सूचना मिली कि चौगुर्जी के अंदर मतलब कि ये क्या कहते हैं ईदगाह के पास में आग लगी है। तो वहीं से हमने कंट्रोल रूम को बताया कि यहाँ पर आग लगी, आप गाड़ियाँ तत्काल लेकर पहुँचे। इसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ बच्चे फंसे हैं तो मैं वहाँ से प्रशिक्षण छोड़कर तत्काल एक बड़ी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी भेजी। एक हमारे पास FQRB है, उसको भी भेजा और मैं स्वयं आग पर आया और आग को देखकर आग बुझाई जा रही है। कितने लोग घायल हैं इस आग से? मेरे संग क्या नाम है आपका? मुन्नी लाल। बोलिए आपके घर में आग कैसे लग गई? अरे वो बच्चा भीतर दोनों खेल रहे थे, पता नहीं अगरबत्ती बाजी जनकाता ऐसा भाई से आँच जल लग गई सर। कितने लोग झुलस गए साथ में? 3 जने, हाँ मैं 2 नाती, एक तो नाती बुआ ऊपर दादी है, एक अस्पताल में। कितनी आग लगी है घर में, कितनी देर से लगी है? आग तो कुल देर हो गई सर, सामान सबर हुई जर को। सिलेंडर में भी आग लगी है? सिलेंडर तो बच गो, तो जाल का किचन में हुआ, कोई जाए को आज को कोई साधन नहीं है तो हमारी सब फट जात बबले, मगर सामान सब जल गया। आप भी झुलस गए? हाँ हम झुलस गए। क्या किसी निकाल रही थी आग से? बच्चा काट के लिया भज के, तो उल्टे सीधे भजन भाई गिरे आए, वो एक नहीं निकल पाओ, बाद में पहले कारण गए तो वो नहीं मिल पाओ, फिर वो अपने मन से चढ़े आओ। आग लगी कैसे? अरे अगरबत्ती शायद जराई जरा का हमने सर देख नहीं पाओ। वो नाती है छोटो, 2 छोटे छोटे हैं तो वे हुआ खेल रहे थे, उनने रोज पूजा होते ऐसी बनने हुआ अगरबत्ती बारी वह माचिस किसी तरह से कपड़े में हुआ छुए गई और वह कपड़ा हाथे सहले और वही अलवारी है पूजा की, तो इसीलिए वो संभाल नहीं पाए। हम भज के गए, हमने पानी उडालो, हमारे लौ लग गई, हम भजे चले आए। खबर वाराणसी से है, जहां पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर कल 1 फरवरी को होने वाले मुख्य आयोजन को लेकर पूरी वाराणसी आपको बता दें कि रैदास में नजर आ रही है। देश विदेश में लाखों श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं और साथ ही जालंधर से चलकर आई बेगमपुरा स्पेशल ट्रेन के माध्यम से संत निरंजन दास महाराज करीब 1600 श्रद्धालुओं और साथ ही सेवादारों के साथ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। स्टेशन पर अनुयायियों ने जो बोले सो निर्भय और गुरु रविदास की जय के जयकारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद संत निरंजन दास महाराज सीधे संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर के लिए रवाना हुए हैं। 3 दिवसीय भव्य आयोजन जयंती को लेकर काशी में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन चल रहा है। इस वर्ष आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन, कनाडा सहित कई देशों से 1000 से अधिक NRI श्रद्धालु भी इसमें शामिल हो रहे हैं।
बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां पर आपको बता दें दरअसल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बानी कंपनी की शिकायत पर आईजी देवी पाटन परिक्षेत्र अमित पाठक ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया है और इसके बाद जो सच सामने आया है उसने पूरे इलाके और साथ ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी है। जांच में यह आरोप सही पाए गए हैं कि दुर्घटना मामले में असली वाहन और वास्तविक अभियुक्तों की बचाव किया गया है और उसकी जगह फर्जी वाहन व निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, जो भी अनुसूचित और साथ ही अनुचित लाभ हासिल करने के लिए आईजी के निर्देश पर की गई और साथ ही जनपदों में पूरी तरह से गठित एसआईटी ने दोबारा जांच की है और इस दौरान जांच के बाद अब वास्तविक वाहन और साथ ही असली अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में नई रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इस मामले में भिनगा कोतवाली के कोतवाल योगेश सिंह ने सस्पेंड कर दिया गया उन्हें और वहीं भिनगा के गुरुसेन सिंह और साथ ही इकोना के शैलेश कुमार त्रिपाठी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि विवेचना के दौरान जानबूझकर गलत तथ्यों को जोड़कर रिपोर्ट लगाई गई है। 3 अन्य विवेचनाओं पर भी कार्रवाई की गई है और साथ ही आईजी देवी पाटन अमित पाठक का पुलिसकर्मियों को सख्त संदेश भी दिया गया है और लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और दोषियों पर होगी कठोरात्मक कार्रवाई, ऐसा कहा गया। देवी पाटन परिक्षेत्र में पिछले दिनों हमको शिकायत मिली कि उन एक्सीडेंट्स के केसेस में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो विवेचक हैं उनके द्वारा अनियमितता करते हुए जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ उन गाड़ियों को परिवर्तित किया गया व जिन चालकों से एक्सीडेंट किया गया उनका भी नाम बदल के दूसरे चालकों को प्रकाश में लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उससे क्लेम की धनराशि की वसूली की जा सके। यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिसमें वाहन बीमित नहीं होता है या जो चालक होता है उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, उसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया जाता है, तो ये क्षतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति से किए जाने का प्रावधान है। किंतु कई विवेचनाओं में इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऐसे वाहनों को प्रकाश में लाया गया जिनके द्वारा घटना नहीं की गई थी, वैसे चालकों को भी प्रकाश में लाया गया। जब इस सब की अलग अलग जनपदों में विस्तार से जांच कराई गई तो ऐसे 13 प्रकरण निकल कर आए जिसमें 16 विवेचकों द्वारा यह अनियमितताएं की गई थी। इन सभी प्रकरणों में जो प्रारंभिक जांच हुई उसके आधार पर इस समय 1 निरीक्षक व 12 उप निरीक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। 3 अन्य उप निरीक्षक जिनका चूंकि स्थानांतरण हो चुका है तो संबंधित जनपद को सूचना भेजकर उनके खिलाफ निलंबन व विभागीय कार्रवाई की प्रोसेस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और इन सभी विवेचनाओं में सही विवेचना करके सही वाहन व सही वाहन चालक को उत्तरदायी बनाने के लिए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर इंडो नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर समन्वय और मजबूत हुए। उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही है। सीमावर्ती इलाकों में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने पर सहमति बनी है और मानव तस्करी, नशा व जाली मुद्रा पर संयुक्त निगरानी बढ़ेगी। खुली सीमा पर अपराध रोकने के लिए आपको बता दें तालमेल और तेज कर दी गई है। बाढ़ व आपदा की स्थिति में त्वरित सूचना साझा करने का निर्णय लिया गया। सीमा पर शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखने की भी संकल्प लिया गया।
खबर इटावा से है, जहां मलाजानी ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा टला है। शताब्दी बस और ट्रैक्टर टक्कर में 12 लोग घायल। चारधाम यात्रा में और आपको बता दो लौट रही वहां पर शताब्दी बस पलटी है और ट्रैक्टर से टक्कर के बाद हुआ यह हादसा। बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे। बस सवार 10 श्रद्धालु व ट्रैक्टर सवार 2 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी में कराया गया भर्ती। प्राथमिक उपचार जारी है। स्थिति सामान्य है। सूचना मिलते ही डीएम शुभ्रात कुमार शुक्ला, एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। कोतवाली जसवंत नगर क्षेत्र के मलाजानी ओवरब्रिज के समीप हुआ हादसा। ये देखिए, ये उरई जालौन के लगभग 40 लोग हैं जो चार धाम की यात्रा पर 40 दिन पहले निकले हुए थे। आज अभी मथुरा वृंदावन से दर्शन करके रात के 11 बजे चले थे। मलाजनी के पास उनकी बस जो डबल डेकर है वो बाई तरफ जा करके वो पलट गई है। फिलहाल इसमें से आठ लोगों को सामान्य चोटें हैं, 2 को थोड़ा ज़्यादा चोटें आई हुई हैं और यहाँ मैं और डीएम साहब और हमारे सारे लोग मौजूद हैं। कोई गंभीर नहीं है और आगे जो भी विधिक प्रक्रिया है वो की जा रही है। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने यूजीसी पर कहा, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देना सरकार उनके अनुसार काम करेगी। महाराष्ट्र में अजीत पवार की जगह उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने पत्रकार वार्ता के दौरान यूजीसी मुद्दे और साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर बयान दिया। यूजीसी पर पूछे गए सवाल के जवाब में रामदास आठवले ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा सरकार को मान्य और साथ ही मानना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सरकार उसके अनुसार कार्य करेगी। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर उनका कहना था कि वह महाराष्ट्र के सबसे मेहनती नेता थे। महाराष्ट्र के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। उनकी पत्नी को राज्यसभा सांसद इस समय और उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। सभी योजनाओं में मुस्लिम कम्युनिटी को भी फायदा होता है, इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की हमारी सरकार है और नरेंद्र मोदी जी एक पॉपुलर प्रधानमंत्री के नाते पूरे दुनिया भर में उनका नाम है। आज अपने देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तब हम 10 नंबर पर थे। बहुत अच्छे मित्र है। जब वो 1998 में पहली बार चुनकर आए थे तब मैं भी मुंबई से चुनकर आया था और उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश में अपने बीजेपी की सत्ता लाने में नरेंद्र मोदी जी का तो बड़ा योगदान ही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का भी उसमें बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहा है। राजनाथ सिंह जी भी यहाँ से लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, डिफेंस मिनिस्टर है। तो ऐसे सभी नेताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी के रूप में काम कर रही है। लेकिन लोकसभा में हमारा काफी नुकसान हुआ था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी और सभी अपोजिशन ने ये संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा लोगों के सामने लाई, नैरेटिव फैलाने का उन्होंने प्रयत्न किया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हमारा काफी नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद हम सब लोगों ने देखा है कि हरियाणा का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, सभी चुनाव बीजेपी ने, एनडीए ने जीत लिए हैं और इसीलिए लोगों के मन में अभी संविधान कोई बदल नहीं सकता है। जिस नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथा टेककर शपथ ली है, वो नरेंद्र मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनेक स्मारक मेमोरियल के काम पूरे किए हैं, वो कैसा संविधान बदल सकते हैं? और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर संविधान को मजबूत करने की भूमिका वो देते हैं। पूरा जो देश है, पूरा 140 करोड़ जनता है, मेरा परिवार है, इसी तरह की भूमिका रखने वाले नरेंद्र मोदी जी किसी के विरोध में नहीं है।
हमारी सरकार माइनॉरिटीज के विरोध में बिल्कुल नहीं है। तो उनकी जो भी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है, जो 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को मिला है, तो उस आरक्षण में भी मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा होता है। मुस्लिम कम्युनिटी जो मंडल कमीशन का ओबीसी का आरक्षण मिला है 27%, उसमें भी 80% मुसलमानों की जो, हमारी पार्टी डिवाइडेशन नहीं करना चाहती है, अपोजिशन ही डिवाइडेशन करना चाहती है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने बीच में यात्रा निकालकर समाज में फूट डालने का प्रयत्न किया है। हम तो समाज को जोड़ना चाहते हैं। देखिए अभी तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, यूजीसी के संबंध में अभी ये जो कोर्ट ने जो बोला है, अभी कोर्ट जो आदेश देगा उसके मुताबिक सरकार काम करेगी। करते हैं, जब फंस जाते हैं तो कर देते हैं, कोई भी गलत काम ये कर देते हैं। जब पब्लिक विरोध करने लगती है तो कोर्ट पे कर देते हैं। ऐसा काम क्यों करते हैं मोदी जी? या तो आप लोगों को सहयोगी दल जानकारी नहीं देते हैं कोई चीज? नहीं, ठीक है, आपका भावना हम समझ सकते हैं, लेकिन डिवाइडेशन करने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। सरकार चाहती है कि भाई सब वर्गों को न्याय मिले, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस है, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मतलब वो अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह मतलब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक सबको अपना अपना हिस्सा मिलना चाहिए। और मैं ये आंकड़ा बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन अभी 16.6% 11 की जनगणना के मुताबिक है। अभी 21 की जनगणना होगी अगले 10 साल में। यूजीसी की बात हो रही है, आरक्षण कोटे की बात। तमाम सरकारी नौकरियों में विश्वविद्यालय में आज तक कोटे नहीं भरे गए हैं। नहीं, कोटे भरे नहीं गए, मतलब जब अभी सरकारी नौकरियां जब भी मतलब रिक्रूटमेंट होती है तो यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, प्रोफेसरों की कई आज तक नहीं की गई है। तो ये सामाजिक ताना बाना जो सड़के पर लोग उतर रहे हैं, लोग बात सही है। नहीं, पार्टी का क्या मैंने लोगों को मतलब अगर लोगों के ऊपर कोई ऐसा लगता है कि भाई अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, तो लोगों को अपनी मांग करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार जरूर इसके ऊपर विचार करेगी। लेकिन सरकार कोई टूट फोड़ नहीं करना चाहती है। हर एक को अपना अपना हिस्सा जब रिक्रूटमेंट होता है, यूजीसी में जब स्टूडेंट को अपने अपने परसेंटेज के मुताबिक जो उनको जगह भरनी है, तो ऑटोमेटिकली वो भरी जाती है। उसमें सरकार का विषय नहीं है। सरकार तो चाहती है कि हर कैटेगरी को ये मिले। और मैं बताना चाहता हूं कि आरक्षण अभी 59.5% है। पहले आरक्षण 49.5% था, लेकिन जिनको 49.5% आरक्षण मिलता है, उनका पॉपुलेशन देश भर में कम से कम 77% है, और जनरल कैटेगरी का पॉपुलेशन 25% है। उसके बावजूद भी उनको ज्यादा सीटों का फायदा होता है। मतलब जनरल कैटेगरी पर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी हमारी है, हम अपने देश के नागरिक है, तो किसी कैटेगरी पर अन्याय ना हो, ये सरकार की भूमिका है। तो इसलिए जरूर इसके संबंध में विचार करें। अजीत दादा का हुआ है, ये राजनीतिक साजिश है या महत्व? हाँ, तो ठीक है। तो अजीत दादा पवार जी हमारे महाराष्ट्र के जाने माने नेता थे। शरद पवार के साथ वो अनेक साल तक रहे, और अजीत दादा का देहांत हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब धक्का है। महाराष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा नेता, डिप्टी सीएम और नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा काम था, और हमारे बीच में से वो अचानक चले गए हैं। उसमें उनके एयरक्राफ्ट का क्रैश होने से उसमें उनका तो निधन हुआ है लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल साजिश बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसकी पूरी इंक्वायरी हो भी रही है, इसमें क्यों ऐसा हुआ है, एयरक्राफ्ट में क्या खराबी थी, क्या जब लैंडिंग के लिए वो मतलब वो पायलट कैप्टन प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मतलब वो लैंडिंग के समय ही जहाँ मतलब रनवे है उसके पहले वो लैंड हुआ और उसमें उसका क्रैश हुआ है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल साजिश नहीं है। शरद पवार साहब ने भी बताया है कि भाई ये अपघात है, ये एक्सीडेंट है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका है और इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए।
ये भूमिका शरद पवार साहब ने भी बताई है। इसमें मुझे लगता है कि अजीत पवार जी जाने से महाराष्ट्र का काफी नुकसान हुआ है। और अभी मतलब उनकी जो बीवी है सुनीता पवार जी, जो राज्यसभा की मेंबर है, तो उनको डिप्यूटी सीएम बनाया जाए, ये राष्ट्रवादी के एनसीपी की तरफ से मांग हो रही है। और उसको हमारा भी सपोर्ट है, मेरी पार्टी का भी सपोर्ट है कि अजीत दादा की जगह पर सुनीता पवार जी को डिप्यूटी सीएम बनाना चाहिए। ये हमारी पार्टी की भी भूमिका। मथुरा बना नवीनीकरण के चल रहे ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। आपको बता दें कि वहां पर बिना नवीनीकरण के चल रहे ग्लोबल हॉस्पिटल था, जिसे स्वास्थ्य विभाग की ओर से सील कर दिया गया और सीएमओ के निर्देश पर कार्रवाई भी की गई है। हॉस्पिटल संचालक पर आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करने व रुपए वसूली करने का आरोप भी है। मथुरा जनपद में गोवर्धन चौराहे पर ग्लोबल हॉस्पिटल संचालित है। शेरगढ़ के अगरियाला निवासी विक्रम सिंह ने बताया, 12 जनवरी को अपने चाचा लाखन सिंह को ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन उसे मान्य नहीं किया गया। इसके बाद इलाज के लिए रुपए लिए गए और साथ ही लेकिन बिल नहीं दिया गया। आरोप लगाया गया कि बिल मांगने पर धमकी दी गई और 20 जनवरी को इसकी शिकायत सीएमओ से की गई। इसके बाद उन्हें जबरन अस्पताल से निकाल दिया गया। इस मामले में शिकायत के लिए 8 दिन बाद सीएमओ ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें, सीएमओ डॉक्टर राधा वल्लभ ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की है। वहीं अस्पताल स्वामी विवेक कुमार का कहना है कि उनका हॉस्पिटल का पंजीकरण 30 अप्रैल 2025 तक वैध था। नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आवेदन पोर्टल पर पेंडिंग दिखा रहा है, जबकि आपको बता दें कि फायर प्रदूषण नियंत्रण और साथ ही वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट से भी जुड़ी और भी एनओसी उपलब्ध है। जनपद में कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना रजिस्टर्ड चल रहे हैं और क्या कार्रवाई की गई? संख्या का तो अभी ज्ञात नहीं है इस बारे में, है ना, क्योंकि पंजीकृत की होती है संख्या, है ना। अभी कल ही एक हॉस्पिटल सीज किया गया है, जिसके बारे में किसी पत्रकार द्वारा शिकायत की गई थी, ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल। क्या शिकायत थी सर, बात करेंगे? आयुष्मान कार्ड के संबंध में थी कि आयुष्मान कार्ड का वो भुगतान करना था, तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल के खाते में ना लेके किसी और के खाते पे लेके उसका काम किया। मालूम नहीं, नाम ने भी वही इतना। सर अगर बात की जाए तो हमेशा स्वास्थ्य विभाग शिकायत आने के बाद ही कार्रवाई करता है, तो ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती लगातार? नहीं, पहले भी कार्रवाई हुई है, पहले भी होता है, जितने भी होते हैं हम लोगों ने सील भी करते हैं। पर यह है कि ये चिकित्सालय पहले ही पूर्ण में पंजीकृत था, है ना, अप्लाई कर रखा था, है ना, लेकिन वर्तमान में शिकायत की गई, है ना। जनपद हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव लखनौर में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब गांव निवासी कमलेश मिश्र उर्फ मट्ठेलाल बाबा की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग की लपटें घिरकर और साथ ही झोपड़ी में बंधे 5 जानवर जिंदा जल गए, जबकि बाबा स्वयं भी झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार रात करीब 2 बजे झोपड़ी से आग की लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग की चपेट में आकर एक घोड़ा व एक घोड़ी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं 2 गाय और एक बछड़ा गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। और साथ ही आपको बता दें, आग की लपटों में मठलल्ले बाबा का भी सिर झुलस गया है। और साथ ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह आग पर काबू पाया है, पीड़ित को बाहर निकाला है। घटना की सूचना तत्काल थाना पचदेवरा पुलिस को दी गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
आज परिवार की बेटी मानी जाती है रक्षाबंधन, उनको भी आप बताएं कि मास्क लगा। ये आप कहाँ थे? लेटे हते रजैया में। अच्छा, हाँ लेटे हते रजैया में जब आगी बत्ती तो चब्बर हुई वैसे हमारी आँखी खुली तो हम गैया गोरू देखने लगे। अच्छा, हम फूके। कहाँ आपके कहाँ लग गई आग? हमारे जाका खपरी पर रहे। अच्छा, और आपको क्या कौन से जानवर जल गए हैं? घोड़ी जरी, घोड़ा जरो, गैया जरी 3। अच्छा, अब देख सकते हो ये 5 जानवर जले हैं इस आग में रात में। लगभग ये हादसा कितने बजे हुआ रात को? 2 बजे के बाद। 2 बजे के रात? हाँ 2 बजे के बाद। अच्छा, आपने देखा किसी को? हमें देखो हम कहा बतावे कुछ जाने न पाए तो कहा हमें चब्बर मालूम भाई भजती आदमी किया है। अच्छा, हाँ भजती हमें चब्बर मालूम भाई और कुछ ना है वो। नहीं मतलब आपने भागते देखा किसी को या आवाज सी लगी? आवाज लगी दिखाती कुछ होता ही ना पूरा। अच्छा, छोटी जाती क्यों कहा क्यों किले कैसे हो। अच्छा, तो मतलब आग गाजियाबाद में डबल मर्डर जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई है। घटना आपको बता दें खोड़ा थाना क्षेत्र के वैष्णो ढाबे पर की है। खाने में देरी और पैसे के विवाद में 2 दोस्तों की चाकू मारकर हत्या और मृतकों की पहचान सत्यम 26 वर्षीय, श्रीपाल 25 वर्षीय के रूप में हुई है। तीसरा दोस्त अनुराग गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों की पहचान सूरज, राजन और विशेष के रूप में बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सर, खोड़ा थाना क्षेत्र में मर्डर हुआ है, क्या कुछ पूरी घटना है और किस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, दिनांक 30 जनवरी रात करीब 10 बजे डायल 112 के माध्यम से खोड़ा थाना पे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कुछ युवकों के बीच में विवाद होने की और मारपीट होने की सूचना थी। तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाके जानकारी की गई तो कुल 3 व्यक्ति घायल थे जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी करने के बाद पता चला कि 2 व्यक्तियों का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया है और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे से बाहर है। इस बारे में जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ हेतु जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। सर, खोड़ा थाना क्षेत्र में मर्डर हुआ है, क्या कुछ पूरी इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।